हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट टू रिवीजन करेंगे। यही सी बात है, काफी अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ भाई, तैयार हो कि नहीं? तो आज हम लोग शॉर्ट नोट के जरिए ही रिवीजन करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट नोट में सारा कुछ है। ठीक है, आप लोग के लिए शॉर्ट नोट है और सारा कुछ है। ठीक है भैया, चलो। सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट। अच्छा, रेस्पिरेशन इन प्लांट का मतलब क्या हुआ सर? ऐसा है, प्लांट द्वारा जो अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था मेरे भाई? सर फोटोसिंथेसिस में खाना बनाया जा, जाहिर सी बात है। चलो एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं थोड़ा मोड़ा, जैसे चैप्टर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये पत्तियां हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने खाना बनाया किसके जरिए? सनलाइट के द्वारा। अब सुनो, मैं एक बार बताऊं, ये सारी पत्तियां हैं। अब मेरी बात सुनो, ये सारी पत्तियां, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ था? बेसिकली सर, हम इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर ऐसा है कि यहाँ पे सूरज दादा आए, यहाँ से, ए भाई गलत चीज, हाँ, यहाँ से सूरज दादा ने अपना रोशनी भेजा, और इस सूरज दादा की एनर्जी से प्लांट ने भोजन बनाया। जाहिर सी बात है ना, सनलाइट की एनर्जी तो ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस। जब ये सनलाइट की एनर्जी इन पेड़ों पे पहुंची, तो इन पेड़ों ने क्या किया? सनलाइट की एनर्जी तो लेके वो फूड बनाए, और फूड बेसिकली किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी में। अगर मैं बोल दूं तो यहाँ पे क्या इन्होंने, प्लांट ने क्या किया था? प्लांट द्वारा जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, सॉरी, लाइट एनर्जी, या तुम चाहो सनलाइट द्वारा जो क्या नाम है, केमिकल एनर्जी है, कुल मिला के क्या बनाया जाए? केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी तो ट्रैप करते, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी तो ट्रैप करते, ट्रैप करते चलते, लाइट एनर्जी ट्रैप करते क्या बना दिया गया? फूड बना दिया गया, केमिकल एनर्जी में बदल दिया गया। किसने किया? प्लांट ने केमिकल एनर्जी में बदल दिया। ठीक है, लाइट एनर्जी तो ट्रैप करते, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। ठीक है, बदल दिया। तो ये प्लांट ने किया कि भैया ऐसा है, सनलाइट की एनर्जी लिया और लाइट एनर्जी तो ट्रैप करते, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। अब इन केमिकल एनर्जी तो कौन खाता है? हम लोगों ने, क्योंकि भाई हम लोग हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये केमिकल एनर्जी तो छोड़ नहीं है, ये केमिकल एनर्जी हमारा फूड है। ठीक है, और फूड मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनेट मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनेट मैटर, ऑर्डिनेट मैटर। अब ये फूड तो कौन खाएगा? हम लोग, मतलब हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म खाएंगे। अब इन हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म जब ये खाएंगे, तो अब ये हम लोग के बॉडी के अंदर आ जाएगा ये फूड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ठीक है।
अब इसका क्या हो जाएगा, जब हम लोग की बॉडी के लिए हम लोग तो जो डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये एनर्जी इन्हीं फूड में या कहो इसी फूड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड होती है, इसी के अंदर छुपी होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी को अगर हम बात करें, हमें क्या ज़रूरत है, हमें हर दिन एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए जो ये फूड तो ब्रेक डाउन करते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, इन फूड का ब्रेक डाउन करती है। इन फूड का क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। इन फूड का क्या करती है, ब्रेक डाउन। ठीक है, बीडी का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, और ब्रेक डाउन करते एटीपी बनाती है। एटीपी प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये जो एटीपी बनती है, ये हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी का करेंसी है। जैसे हम लोग के जीवन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे हम लोग की जिंदगी का मेन करेंसी पैसा है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, उससे डेली लाइफ परफॉर्म करने के लिए, तो ये हमारे बॉडी में क्या नाम है, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा होगा, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होगा, तो क्या नाम है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होगा, तो क्या नाम है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होगा। तो हमारी बॉडी के जो अंदर के जो सेल है, उन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और वो एनर्जी ये फूड में छुपी होती है एज अ केमिकल बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड को इस फूड तो तोड़ा जाता है, और उससे क्या बनता है, एटीपी CO2। ये CO2 हम लोग हार्मफुल गैस होता है, जो कि हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और इसी फूड का ब्रेक डाउन अब हम रेस्पिरेशन में इसी फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। रेस्पिरेशन के अंतराल में जब हम जो ये रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वो बेसिकली इसी फूड को ब्रेक डाउन करते, जिस तरीके से हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी का जो डेली एटीपी है, उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन की बात करें तो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइजेशन, मतलब ये एक ही स्टेप में नहीं होता, ये स्टेप होने वाला प्रोसेस नहीं है कि इधर क्या नाम है फूड जो है ब्रेक डाउन हुआ, उधर एटीपी मिल जाए, नहीं। इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, और कई सारे स्टेप में धीमे धीमे होते हैं, और हर एक स्टेप को कंट्रोल करने वाला अलग अलग एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है मल्टी स्टेप प्रोसेस, तो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, और हर एक स्टेप काफी स्लो होता है, हर एक स्टेप स्लो होता है, और काफी स्टेप वाइज होता है। ये जो रिएक्शन चलती है, ये स्टेप वाइज रिएक्शन चलती है। ठीक है, और हर एक स्टेप में कंट्रोल करते हैं उससे अलग अलग एंजाइम। किसी में क्या नाम है, आइसोमेरेज, किसी में सुत्रेज, किसी में हेटेरोकाइनेज, अलग अलग एंजाइम हर स्टेप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन में चलते क्या हैं, जो प्लांट द्वारा फूड बना दिया जाता है, उस हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तो वो फूड जो है वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड इस केमिकल एनर्जी का क्या करते हैं, इस केमिकल एनर्जी का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इस केमिकल एनर्जी का ब्रेक डाउन कर देते हैं, और क्या बना लेते हैं, एटीपी। तो बोले हैं कि जो trap this chemical energy of ATP, ठीक है। ATP is broken down wherever wherever is energy required। बोले हैं कि एनर्जी तो हम लोग क्या नाम है, जो ये केमिकल एनर्जी है, उसे हम लोग तोड़ते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, और क्या बना लेते हैं, एटीपी। ठीक है, एटीपी। और एटीपी जब कभी भी जहाँ कभी भी हमारे सेल को इस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तब हम एटीपी भेज देते हैं। बोले हैं कि wherever एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल। बोले हैं जब कभी भी जहाँ कभी भी एनर्जी आवश्यकता पड़ती है हमारे सेल को, तब ये जो एटीपी जो हम बनाते हैं, उस एटीपी तो मतलब हम लोग भिजवा देते हैं, एनर्जी यूटिलाइज कर देते हैं, मतलब यहाँ से एटीपी ले लेता है, और एटीपी ही हमारे एनर्जी करेंसी है ऑफ दिस सेल। मतलब जब बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, उसकी
एनर्जी उसकी करेंसी कौन सा है, यही एटीपी। एटीपी वो चीज होती है जो हमारे सेल तो क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। ठीक है, अब हमने जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में रिवीजन करवाया था वो एंडोजेनिक प्रोसेस था, तो ये एक्सोजेनिक प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होता है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, कार्बन एक्सटर्टन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन। और ये एक्सटर्टन प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस एंड अदर मॉलिक्यूल्स और सेल होते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन की बात कर दिया भैया, तो रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है कि नहीं, बोले अदर रेस्पिरेशन अब दो भागों में बटा है, अदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या नहीं। अदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तब हम बोलेंगे इस रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे O2 यूज होता है। और यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मैंने क्या बोला मेरे भाई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट क्या बनते हुए नजर आते हैं, CO2 और वाटर। यहाँ पे जब एरोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरीके से हो जाता है तो हमें 36 या 38 ATP लास्ट में हमें मिलते हैं। और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म की बात करिए तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करिए तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन और हमारा क्या नाम है ETS, ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब दूसरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड है तब इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनते हुए नजर आएंगे या तो इथाइल अल्कोहल, मतलब जिसे हम बोलते हैं दारू। ठीक है, और यहाँ पे नेट एटीपी जो देखने को मिलता है वो 2 ATP, चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे इथाइल अल्कोहल, इसमें नेट ATP नेट गेन ATP हमें 2 देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होते हैं मेरे भाई, साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर दिया है मेरे भाई, सुनो ग्लाइकोलाइसिस की बात है तो ये हर जगह पाए जाते हैं, एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों जगह पाए जाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। ये बात समझना दे। तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो यूनिवर्सल होता है, मतलब एरोबिक एनाएरोबिक दोनों में होता है, चाहे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोट चाहे यूकैरियोट दोनों में हो, कोई मतलब नहीं। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेप। और जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं सर, साइटोप्लाज्म में। और ये नीट 2026 का क्वेश्चन था, नीट 2026। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट 2 पायरुवेट एसिड बनते हुए नजर आता है। ना ही तो O2 यूज होता है, ना ही तो CO2 रिलीज होता है, ना ही ग्लाइकोलाइसिस में ना ही तो O2 यूज होता है और ना ही तो CO2 रिलीज होता है। और ये तीन साइंटिस्ट द्वारा तो इम्बेडेन, मेयर और पार्टनर्स, ये 3 साइंटिस्ट द्वारा ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बनाया जाए, जिसे बोला जाए इम्बेडेन का E उठा लिए, मेयर ऑफ का M उठा लिए और पार्टनर्स का P उठा लिए, तो EMP पाथवे बोला जाता है। ठीक है, दिस ग्लूकोज ड्राइव फ्रॉम दिस सुक्रोज, बोला है कि ये ग्लूकोज कहीं और से ड्राइव नहीं हो, जब प्लांट फूड बनाता है एज अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इसी सुक्रोज तो हम लोग तोड़ते हैं बाय द एंजाइम ऑफ सुक्रेज, तब ये 2 भागों में बंटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर ये नहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो हम लोग क्या नाम है इन्हीं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इन्वॉल्व करते हैं। अब हम लोग पूरी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करिए ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज से फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज से फॉस्फेट बनाता है। फिर वहीं पे ग्लूकोज से फॉस्फेट टूटता है, फ्रक्टोज से फॉस्फेट बनाता है। फ्रक्टोज से फॉस्फेट टूटता है, फ्रक्टोज 1 से बाइफॉस्फेट बनाता है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1 से बाइफॉस्फेट जब टूटता है तो 3PGL और DHAP, 3PGL मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है और DHAP का मतलब होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। 3PGL आगे टूटता है 1,3 बाइPGA, 1,3 बाइPGA आगे टूटता है 3PGA, 3PGA आगे टूटता है 2PGA में और 2PGA आगे टूटता है 2PEP में और 2PEP आगे टूटता है 2 पायरुवेट में। ठीक है,
अब देखो, अब हम बात है जब ज़ुलूतोस से फॉस्फेट बना था, तब यहाँ पे 8 एटीपी यूटिलाइज हुआ था। 8 एटीपी उपयोग हुआ था, ठीक है। 8 एटीपी यूटिलाइज हुआ था पहले स्टेप में। पहले स्टेप में अगर मैं तुमसे आज से पूछूं कि भैया जिस स्टेप में एटीपी उपयोग हुआ था, रिक्वायर्ड हुआ था, यूटिलाइज हुआ था सर पहले स्टेप में, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में आ जाओ तो तीसरे स्टेप में 8 एटीपी यूज हुआ था, तो 8 एटीपी। तो मैं मुझे दूसरा बात बताओ, जिस स्टेप में एटीपी यूज हुआ इन ग्लाइकोलाइसिस में, सर पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में। सर पहले स्टेप में 8 एटीपी यूज होता है, तीसरे स्टेप में 8 एटीपी यूज होता है। टोटल बात सही है, तो हमें 2 एटीपी यूज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पहले, जब ज़ुलूतोस से फॉस्फेट बनता था तो यहाँ पे एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फिर ज़ुलूतोस से फॉस्फेट फ्रक्टोज से फॉस्फेट बनता है तो आइसोमेरेज बनता है, आइसोमेरेज एंजाइम लगता है, ठीक है। फिर फ्रक्टोज से फॉस्फेट जब टूटता है, फ्रक्टोज 1 बाय फॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगता है एंजाइम, ठीक है। फ्रक्टोज 1 बाय फॉस्फेट जब टूटता है 3PGL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तब यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3PGL जो होता है और ये जो होते हैं इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और यहाँ पे एंजाइम आइसोमेरेज लगता है। क्या लगता है मेरे भाई? आइसोमेरेज लगता है। ये बातें समझ में आ रही? सर पहले मुझे एक बात बताओ, पहले स्टेप में तीसरे स्टेप में क्या एटीपी यूटिलाइज हुआ या एटीपी गेन हुआ? सर एटीपी यूटिलाइज हुआ, सर एटीपी यूटिलाइज हुआ, सर एटीपी यूटिलाइज हुआ, सर एटीपी यूटिलाइज हुआ। अब उसके बाद बताओ 3PGL। अब मेरी बात सुनो, सर क्या सुनाना चाह रहे हो? ये ज़ुलूतोस कितने कार्बन बनते हैं? सर यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं। ज़ुलूतोस से फॉस्फेट 6 कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज से 6 कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज 1 बाय फॉस्फेट 6 कार्बन होते हैं। जब ये 3PGL होते हैं तो ये 3 कार्बन के होते हैं। सर 3 कार्बन के होते हैं, मतलब यहाँ पे ज़ुलूतोस 6 कार्बन का है, ज़ुलूतोस से फॉस्फेट 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज से कार्बन 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज 1 बाय फॉस्फेट 6 कार्बन का है। तो सर ये 3PGL जो होते हैं वो 3 कार्बन का बने हैं, मतलब ये तो पूरी तरीके से अनबैलेंस है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन से 3PGL बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। सर उसी तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स इससे भी बने होंगे। हाँ सर, कितने कार्बन से? 3 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन से 3PGL बना होगा। 2 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन वाले 3PGL बने होंगे और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन वाले DHAP बना होगा। आई होप तुम लोग तो समझ में आ गया होगा। सर PGL और DHAP ये 3 कार्बन वाले हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? सर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब 3PGL एल्डिहाइड और आधे कन्वर्ट होता है एसिड में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्डिहाइड से एसिड बनता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन एक बार बताओ, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरे भाई, एल्डिहाइड से एसिड बना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक चीज मैं पूछूं, क्या सर, अगर मान लो लेट दिस सपोज यहाँ से मैं 2 हटा दूं, सर आपकी मर्जी, आप हटा दीजिए, आपका बस है। यहाँ से भी 2 हटा दूं, सर आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो, अगर ये 3PGL का 8 मॉलिक्यूल्स है तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 में। बात सही है कि नहीं? हाँ सर, ये बात सही है। सर जब आप 8 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, मतलब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL जब कन्वर्ट होता है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD कन्वर्ट हो जाता है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 में। हाँ सर, ये बात समझ में आ गया कि सर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL जब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA में कन्वर्ट होता है, तब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। लेकिन अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूँ, सर ये 6 कार्बन का है ना, ये
ये फ्रक्टोज 1 टॉमसेट बाइफॉस्फेट ये 6 चार बनता है। हाँ सर, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स बना था सर, 2 मॉलिक्यूल्स बना था सर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन थे बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स सर। अच्छा 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, तो अच्छा इसका मतलब ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स की बातें होगी। 2 मॉलिक्यूल्स की बातें मतलब सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PgL कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA, तब उस वक्त 2 NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADH2 में। तो आई होप समझ में आ जाएगा कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PgL कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA, उस वक्त 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अब मैं तुमसे रेडॉक्स का एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, क्या अच्छा रेडॉक्स में हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन का आना और हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना तो रिडक्शन होता है। जब ये NAD प्लस एक हाइड्रोजन तो ऐड हुआ तब ये बन गया NADH2 में। क्या बन गया NADH2 में? अच्छा सर इसका मतलब NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH2 में, मतलब हाइड्रोजन का ऐड हुआ, और हाइड्रोजन का ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब NAD प्लस। यहाँ पे सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर आप यही बोलना चाहते हो ना कि यहाँ पे जो NAD प्लस है ये NADH2 में चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हुआ, और हाइड्रोजन तो ऐड हुए तो हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। आई होप तुम लोग तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन? का मतलब एल्डिहाइड से कभी भी एसिड में जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और NAD प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन, रिड्यूस हुआ, और जो रिड्यूस होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात सही है कि नहीं? हाँ सर ये बातें क्लियर हो गई हैं। चलो अब आगे बढ़ते। अब देखो 1,3 बाय PGA से जब 3 PGA बना, क्या बना? 1,3 बाय PGA से 3 PGA बना, 1,3 बाय PGA से 3 PGA बना। क्या मैंने बोला? 1,3 बाय PGA से 3 PGA। अच्छा ये कितने कार्बन थे सर? आपने बताया कि ये 3 कार्बन का है। 1,3 अच्छा 3 पे है 1 और 3 मतलब पहले पे फॉस्फेट है और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है। 1,3 बाय मतलब 2, PGA मतलब फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोडिलिसिक एसिड मतलब वो ए पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन की बात कर दिया है। तो 1,3 एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन में पहले पे फॉस्फेट, तीसरे पे कार्बन। और जब ये 1,3 बाय PGA कन्वर्ट हो जाए 3 PGA, मतलब मेरे कहने का मतलब 1,3 बाय PGA, हाँ सर है। अब ये 3 PGA में कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या हुआ सर? पहले वाले पोजीशन से ये जो फास्फोरस है ये चला गया। मैंने क्या बोल दिया मेरे भाई? मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे तुम देखो पहले पे भी फास्फोरस है, तीसरे पे फास्फोरस है 1,3 बाय PGA, लेकिन यहाँ पे 3 PGA लिखा है। 3 PGA का मतलब क्या हुआ? पहले वाले कार्बन से जो फॉस्फेट है चला गया, और जब भी फॉस्फेट जाता है तब भी ATP बनती है, डायरेक्ट ATP बनती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर फोटो नहीं लगेगा, आपने गलत बोला, फोटो नहीं लगेगा, फॉस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी बनना। ठीक है, आप देखो जब भी फॉस्फोरस निकलता है तब भी ATP, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट। अच्छा मैं फिर से वही बात बोलूं क्या सर? आप दोबारा क्या बोलना चाहते हो? सर यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स 1,3 बाय PGA कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA में, तो 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP में। सर हमें क्या नाम है 7वें स्टेप में 2 ATP मिली थी नहीं? कैसे मिली? डायरेक्ट तो हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब उसके बाद 3 PGA कन्वर्ट हो जाता है 2 PGA, 3 PGA कन्वर्ट हो जाता है 2 PGA में। कैसे सर? ये 3 PGA है, ये
ये 3 PGA है, अब 2 PGA में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फॉस्फोरस हटाते यहाँ पे सेकंड वाले पे ला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 2 PGA, ये क्या बन जाएगा 2 PGA, ये 3 PGA ये है, ये देखो 3 PGA और ये क्या बन जाएगा 2 PGA, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये 2 PGA बन गया, ये 2 PGA बन गया, 2 PGA 2 पेप और पायरुवेट एसिड। अब फिर से एक बार मैं बढ़िया से रिवीजन कर दूं हर एक चीज। सबसे पहले ग्लूकोज से फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है, फिर ग्लूकोज से फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज से फॉस्फेट में, फ्रक्टोज से फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में, यहाँ पे भी 8 एटीपी यूटिलाइज होता है। टोटल हमारे पास 2 एटीपी यूटिलाइज हुए, ठीक है। अब उसके बाद ये फ्रक्टोज 1, बायफॉस्फेट दो भागों में टूटा, 3 PGL 8 DHAP। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन के हैं, मतलब यहाँ पे जो कार्बन की संख्या होगी वो 3 कार्बन की संख्या होगी, और कितने मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स से बने होंगे 3 PGL। उसी तरीके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DHAP कितने कार्बन 3 कार्बन के बने होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब 3 PGL आगे कन्वर्ट हो रहा 1,3 बाय PGA, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ होगा और NAD प्लस का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, यहाँ पे रिड्यूस हुआ होगा। क्यों, H प्लस का ऐड होना सर रिडक्शन बोलते हैं। 1,3 बाय PGA से 3 PGA मतलब 8 फॉस्फोरिक एसिड निकला, और जब भी फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड निकलता है तो ATP बनता है, तो 2 ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP, चाहे 2 ATP। सर आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हो, तो यहाँ पे भी जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA में, उस वक्त 2 ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाते हैं 2 ATP। सर जब आप कभी भी 2 मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हो तो 2 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP में, ठीक है। फिर 3 PGA कन्वर्ट हो जाएगा 2 PGA में, 2 PGA कन्वर्ट हो जाएगा 2 पेप में, और 2 पेप कन्वर्ट हो जाएगा 2 पायरुवेट। जब 2 PGA और 2 पेप में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी निकल जाता है। अब उसके बाद में लास्ट वाले स्टेप में आ जाओ, जब पेप से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP से पायरुवेट बनता है तो यहाँ पे 2 ATP और बनता है, 2 ATP इन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेते 2 ATP बनाया है। सर अगर मैं बात कर दिया तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP 2 यहाँ मिला, 2 यहाँ मिला, मतलब सर टोटल 4 ATP अपने को मिला, और सर पहले स्टेप में 8 ATP यूज हुआ, तीसरे स्टेप में 8 ATP यूज हुआ। सर 4 - 2 मतलब 2 ATP हमें नेट मिला, मतलब टोटल हमें डायरेक्ट 4 ATP मिला, लेकिन सर पहले वाले और तीसरे वाले स्टेप में 2 ATP यूटिलाइज हुआ, और अगर हम 4 - 2 चलते तो हमें 2 नेट गेन ATP देखने को मिला है। और कितने NADH2, सर 2 NADH2 देखने को मिला किस स्टेप में, 6वें स्टेप में सर 2 NADH2 देखने को मिला। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो मैंने बोला क्या, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज से फॉस्फेट, यहाँ पे 8 ATP यूटिलाइज हुआ, फ्रक्टोज से फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, यहाँ पे भी 8 ATP यूटिलाइज हुआ। फिर उसके बाद ये फ्रक्टोज 1, बायफॉस्फेट 2 भागों में टूटा 3 PGL DHAP, ठीक है। अब 3 PGL जब 1,3 बाय PGA में कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बनते हैं, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बनते हैं, और 1,3 बाय PGA कन्वर्ट हो जाता है 3 PGA में, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। फिर यहाँ से PGA से पेप जब बनता है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी निकल जाते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। मतलब अगर बात है डायरेक्ट ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यहाँ बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, टोटल 4 ATP हमें डायरेक्ट मिला, लेकिन वहीं पे पहले स्टेप पे और तीसरे स्टेप पे यूज हो जाए तो सर 4 - 2 तो हमारा नेट ATP 2 देखने को मिलता है। सर 2 NADH2 सिर्फ यहाँ पे बनता
बनते हुए नजर आया। जब बात ये है तो छठवें स्टेप में 2 NaDH2 हमें देखने को मिला। और सर यहाँ कहीं पे भी ना ऑक्सीजन यूज हुआ, ना CO2 रिलीज हुआ। एक जना वाटर यूज हुआ है, रिलीज हुआ है 9वें स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी निकल गए हैं। बस अब देख लो। तो टोटल दिन कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड, टोटल 4 ATP डायरेक्ट देखने को मिला और 2 NaDH2। नेट गेन की बात है तो 2 पायरुवेट 2 ATP हमें देखने को मिला, क्योंकि 4 ATP टोटल थे, 2 यूज हो रहे तो 2 ATP और 2 NaDH2 वैसे था वैसे है। NaDH2 क्या है? चेट है, एनर्जी करेंसी का चेट है, एनर्जी ATP का चेट है, ठीक है, ATP चेट। मतलब ये चेक तो अब हमें ले जाना पड़ेगा बैंक में। जब ये चेक लगा देंगे तब ये क्या नाम है, इस ATP तो हमें डायरेक्ट रुपया दे देगा, मतलब ये पैसा पास हो जाएगा। ये पैसा मतलब ये एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये एनर्जी जो हमें मिली है वो हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं दिया गया, ये चेक के फॉर्म में दिया। अब ये चेक क्या नाम है हम ETS में ले जाएंगे। ETS में जब ले जाएंगे तो ये चेक हम पास करवाएंगे, तो ये चेक पास होते हमें डायरेक्ट एनर्जी दे देगा, एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा। वहां पे हमारा पैसा डायरेक्ट हमारे हाथों में आ जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग ETS में नहीं पास करवाते हैं तो ये जो पैसा है ये हमारे चेक में जमा होता है, मतलब इनडायरेक्ट अपने हाथों में नहीं है, लेकिन ये आगे चलते ये जो एनर्जी है ये हमें मिलने वाली है जब ETS में चलेगी। ठीक है, आई होप तुम लोग तो NaDH2 का मतलब समझ रहे हैं, ATP का मतलब समझ रहे हैं, पायरुवेट। अब हम आ जाते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है मेरे भैया? लिंक रिएक्शन की बात कर रही है। लिंक रिएक्शन में हम आ जाते हैं। सर हमने क्या नाम है, पहला प्रोसेस ग्लूकोज से क्या बना दिया, 2 पायरुवेट एसिड। ठीक है, तो सर मैंने ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बना लिया है, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बना दिया है। उस वक्त सर जो नेट गेन ATP 2 ATP देखने को मिला, नेट गेन 2 NaDH2 हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में अब सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड कितने चार बनता है? सर अभी आपने बताया कि सर जो ये पायरुवेट एसिड है वो 3 चार बनता है। ठीक है, मैंने मान लिया। अब उस वक्त अगर मैं तुमसे बता दूं कि जो ये पायरुवेट एसिड की बात करी है, तो ये 3 चार बनता है और एसिटाइल तो एंजाइम 2 चार बनता है। मैंने क्या बोला? पायरुवेट एसिड 3 चार बनता है और एसिटाइल तो एंजाइम 2 चार बनता है। उस वक्त HCO2 निकल रही होगी। अरे यार सुनो, अगर बात कर दिया है तो पायरुवेट एसिड की बात कर दिया है तो ये 3 चार बनता हो रहा है। ठीक है, ये 3 चार बनता हो जाएगा। और जब ये एसिटाइल तो एंजाइम A बनाया, क्या बनाया? एसिटाइल तो एंजाइम A बनाया। ठीक है, एसिटाइल तो एंजाइम A ये 2 कार्बन का है। जाहिर सी बात है, अब मुझे बता दो 3 कार्बन से 2 कार्बन बना हो रहा तो HCO2 निकल रही होगी। हाँ सर, लेकिन जब 8 मॉलिक्यूल्स की बात कर दी है, मतलब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड जब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकलती है। बात सही है कि नहीं? लेकिन सर एक बार बताओ, जो ग्लूकोज आगे टूटा है वो 2 मॉलिक्यूल्स में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड के बनाया कि 8 मॉलिक्यूल? सर जब ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज की बात है, ग्लूकोज जब आगे टूटा सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनाया। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनाया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम बनेगा। उस वक्त 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे। ठीक है, अब इस वक्त क्या होता है, NAD प्लस का रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? NAD प्लस क्या करता है? रिड्यूस, अपने आप तो रिड्यूस करवा देता है, NaDH2 बना देता है। क्या बना देता है? NaDH2 बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, ये क्या नाम है सर, ये क्या नाम है यहाँ पे क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि ये रिडक्शन हुआ। NAD प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन, NaDH2 बना लिया है। ठीक है, NaDH2 बना लिया है।
ठीक है। एक बार बताओ, जब ये NaDH2 बना दिया, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NaDH2 में, NaDH2 बना दिया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी यूज हो जाए। हाँ सर, यहाँ पे हमारा क्या नाम है, थायामीन फॉस्फेट यूज होता 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 है, थायामीन फॉस्फेट, Mg2+ यूज होता है, मैग्नीशियम 2+ यूज होता है, तो ट्रो एंजाइम यूज होते हैं, ट्रो एंजाइम यूज होते हैं, तो ट्रो एंजाइम यूज होते हैं, पानी यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमारे यूज होते हैं, तो यूज होते हैं, तो फैक्टर भी यूज होता है, ये सारे यूज होते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, बेसिकली क्या था, एसिड, ये क्या बना, एसिटाइल तो एंजाइम है, मतलब CHO। ठीक है, एसिटाइल तो एंजाइम है, ठीक है, CH3CHO। ठीक है, एसिटाइल तो एंजाइम है, यही बना ना, CH3CHO, एसिटाइल का मतलब यही तो बना, CH3CHO। ये कितने कार्बन है सर, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, मतलब एसिटाइल तो एंजाइम ये बना। अब मुझे ये बताओ, ये क्या हुआ, एसिड से एल्डिहाइड मतलब रिड्यूस हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ, NAD प्लस NaDH2 में तो ना रिड्यूस। इसलिए आप सुनो भाई, आप सुनो, तभी भी H प्लस ऐड होना, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम जो लगता है, वो एंजाइम लगता है पायरुवेट। देखो, पायरुवेट एसिड से एसिटाइल तो एंजाइम ये बनता है, लेकिन जब तभी भी एंजाइम का नाम लिखते हैं तो सबस्ट्रेट का लिखते हैं, मतलब क्या नाम है, रिएक्टेंट का लिखते हैं। रिएक्टेंट में पायरुवेट एसिड है, इसलिए हम यहाँ पे एंजाइम बनता है पायरुवेट बनता है, और यहाँ पे H+ ऐड हुआ है तो डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें ये हटा देने दो, डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज। क्योंकि सर यहाँ पे क्या नाम है, CO2 निकला है, CO2 निकला है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज, डी मतलब गायब होना, और क्या, CO2 कार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे 2 एंजाइम लगते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम में, उस वक्त 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होते हैं, थायामीन फॉस्फेट, Mg2+, ट्रो एंजाइम, वाटर, ट्रो फैक्टर हम इन्हें देते हैं, हम इन्हें जीवन चलते हैं, और इसमें NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NaDH2 में। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ जाए तो ये हमारा पूरा लिंक रिएक्शन हो जाता है। आई होप तुम लोग तो समझ में आ गया हो जा। देखो यहाँ पे मैं और देख लो, अब मैंने बना दिया है ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बना, अब ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे सर क्या नाम है, 2 की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाए, 2 तो एंजाइम में। अब मैंने वो चीज नहीं लिखा था जो चीज मैंने बताया था, अमीन फॉस्फेट, Mg2+, तो एंजाइम, वाटर, प्रोफैक्टर, ये यूज होते हैं, यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, NAD+ रिड्यूस होते हैं, NaDH2 बनाया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। नीट 2026 का ये क्वेश्चन था, नीट 2026 मैचिन में दिया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, और क्रेब्स साइकिल, लिंच रिएक्शन, और क्या नाम, ETS कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जब यहाँ पे बनता है तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का बना होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी तो हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी तो हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइंटिस्ट के नाम था हैंस क्रेब्स के नाम था है। इन्होंने सबसे पहले फ्लाइट के मतलब जो हमारे क्या नाम, जो एफ्स हैं उनके पंख के मसल में, जो उनका फ्लाइट वाली मसल है, उनके अंदर डिस्कवरी किया था, उन्होंने देखा था। ठीक है, इस एंजाइम था। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने लिंच रिएक्शन में, अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं तो सर लिंच रिएक्शन में अब यही जो एसिटाइल तो एंजाइम ए बना है, यही जो एसिटाइल तो एंजाइम ए बना है, अब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा। एसिटाइल तो एंजाइम में क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। क्रेब्स साइकिल में इंटर करने का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात कर दिया है तो ये कितने कार्बन के होते हैं? 4 कार्बन के होते हैं। कितने कार्बन के होते हैं सर? ये 4 कार्बन के होते हैं, 4 कार्बन। और एसिटाइल तो एंजाइम में कितने कार्बन था? 2 कार्बन था। जब इसका कंडेंसेशन करवाते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं, कंडेंसेशन क्या करवाते हैं? कंडेंसेशन क्या करवाते हैं मेरे भैया? कंडेंसेशन क्या करवाते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करवाते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं, तब ये बन जाता है सिट्रिक एसिड। क्या बन जाता है? सिट्रिक एसिड। उस वक्त हम लोग पानी तो ऐड करवाते, कंडेंसेशन का मतलब पानी पिलाते थे। और क्या नाम है एंजाइम क्या होता है? सिट्रेज सिंथेस, सिट्रेज सिंथेस एंजाइम जो होता है, इससे प्रेजेंट में हम कंडेंसेशन करवा देते हैं तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड जो हो जाता है सिट एथोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आइसोसिट्रेट बन जाता है ना, आइसोसिट्रेट बन जाता है, आइसोसिट्रेट बन जाता है। फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है। फिर उसके बाद एक मिनट जाओ, हाँ, फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है। उस वक्त अब मैं तुम्हें एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पे अभी वहां पे समझा दूंगा, ठीक है, और अच्छे से। देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, तो टोटल ये 6 कार्बन के हो रहे। यहाँ पे आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन के हो रहे, लेकिन यहाँ पे आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है उस वक्त क्या होता है बेसिकली, उस वक्त क्या होता है ACO2 निकल जाता है, ACO2 निकल जाता है 6 कार्बन से। जब ACO2 निकलेगा सर ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तब 5 कार्बन का हो जाएगा, तब ये 5 कार्बन का हो जाएगा, मतलब तब ये सर 6 कार्बन का नहीं रहेगा, तब ये 6 कार्बन का नहीं रहेगा। सर यहाँ पे हम 5 कार्बन लेते हैं, क्या कोई गलती है? नहीं। अब देखो जब ये यहाँ पे CO2 निकलता है उसी वक्त यहाँ पे Na+ का क्या हो जाता है? Na+ का रिडक्शन हो जाता है, तो Na+ कन्वर्ट हो जाता है NaDH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NaDH2 में। और तभी भी इतना हुआ तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन। मतलब अभी पहली जगह CO2 निकला, पहली जगह CO2 निकला, NaDH2 बना, ऑक्सीडेशन हुआ। और सुनो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, ठीक है। अब उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सस्सिनिल ट्रोएंजाइम ए। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सस्सिनिल ट्रोएंजाइम ए। किसमें? सस्सिनिल ट्रोएंजाइम ए। अच्छा यहाँ पे भाई साहब हमें मालूम पड़ जाए चल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है और यहाँ पे 4 कार्बन। सर एक बात समझ में आ जाए कि सर ये 5 कार्बन का है और यहाँ पे ये 4 कार्बन बना है, तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे CO2 निकला हो जा, रिलीज हो गया हो जा, और यहाँ पे भी सर NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 में, NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NaDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो सस्सिनाइल तो एंजाइम में की बात कर रही है, तो यहाँ ये कितने कार्बन का है सर? ये 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है मेरे भाई? 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का? 4 कार्बन। कितने? 4। अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन का, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, ठीक है। अब देखो सस्सिनाइल तो एंजाइम ए आगे कन्वर्ट हो जाता है सस्सिनिक एसिड में। किसमें? सस्सिनिक एसिड में। उस वक्त क्या होता है? सस्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस वक्त क्या होता है? ये क्या नाम है? GTP होता है, जो GTP हो जाता है, जो GTP हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है GTP में, GTP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, ठीक है।
ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, ठीक है। कुल मिलाते तुम एक बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP 8 देखने को मिला, 8 देखने को मिला। GTP कन्वर्ट हो जाएगा, GTP कन्वर्ट हो जाए GDP में, GDP कन्वर्ट हो जाए ADP में, और ADP कन्वर्ट हो जाए ATP में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 8 डायरेक्ट ATP हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 8 डायरेक्ट ATP देखने को मिलता है। सस्टेनिक एसिड, एक मिनट जो सस्टेनिक एसिड की बात कर दिया तो ये भी 4 कार्बन के हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन के हो जाते हैं। अब सस्टेनिक एसिड के बाद क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड जब बनता है तो यहाँ पे FAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, FAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। फिर उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब ये कन्वर्ट हो जाता है उस वक्त NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, ठीक है। NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अब मुझे 3 देना, मैं पूरी साइकिल बता रहा हूँ, दोबारा लिख के बता दे रहा हूँ। देखो, एसिटाइल ट्रांजिम में ये 2 कार्बन का है, और जब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलते कंडेंसेशन हो गया, और यहाँ पे वाटर प्लस सिट्रेज सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंट में क्या बना लिया, सिट्रिक एसिड या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाए आइसोसिट्रेट में, जो 6 कार्बन है। 6 कार्बन से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 6 कार्बन से 5 कार्बन में बदला तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो गया, और NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सस्टेनिल ट्रांजिम में, सस्टेनिल ट्रांजिम में, किसमें कन्वर्ट हो जाए, सस्टेनिल ट्रांजिम में। इसमें सबसे बड़ी बात है सर, ये 5 कार्बन का है, और सर ये 4 कार्बन का है। 5 कार्बन से 4 कार्बन बना है तो यहाँ पे CO2 निकला, और 8 NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, 8 NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। मतलब मैं सर बोल दूं, यहाँ पे पहला, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं तुमसे और अच्छे से बताना चाहूँ सर, यहाँ पे पहला 8 NADH2 बना है, दूसरा NADH2 यहाँ बना है, और तीसरा NADH2 यहाँ बना है। हमें कुल मिलाते 3 NADH2 देखने को मिलता है। देख लो तुम्हारे हाथ के सामने 3 NADH2 देखने को मिला, 1 NADH2, 2 NADH2, 3 NADH2। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब हटा रहा हूँ। 3 NADH2 हमें देखने को मिल गया। अब मैं बोलता हूँ सर FADH2 कितने देखने को मिला, सर FADH2 8 देखने को मिला, जो चीज यहाँ पे बन रहा है। उसके अलावा पूरे साइकिल तुम्हारे सामने है, देख लो। देखा नहीं सर, नहीं देखा। अब मैं बोल रहा हूँ CO2 कहाँ पे रिलीज हुआ, सर यहाँ पे NADH2 बना, लेकिन यहाँ पे CO2 तो ही नहीं रिलीज हुआ। CO2 सबसे पहले यहाँ पे रिलीज हुआ, ये देखो 8, यहाँ पे 2 CO2, और कहीं CO2 रिलीज हुआ नहीं सर। मतलब 2 CO2 रिलीज हुए तो ऊपर दिखा दे रहा है, ठीक है। 2 CO2 निकले, 8 FADH2, 8 ATP कहीं बनते हुए दिख रहा है, सर ATP की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो जब सस्टेनाइल तो एंजाइम में सस्टेनिक एसिड में बदला तो GTP कन्वर्ट हो जाए GDP में, GDP कन्वर्ट हो जाए ADP में, और ADP कन्वर्ट हो जाए ATP में। मतलब सर 8 ATP हमें देखने को मिलता है। लेकिन तब मैं फिर से बोलता हूँ, तब जब सर ये सारी बातें जो आप बता रहे हो, तब सर यहाँ पे बात कर दी जाए, मैं तुमसे एक चीज मैं पूछूं क्या, सर ग्लूकोज जब 8 मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनाता है। हाँ सर, ये बात अभी आपने बताया। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड टूटा हो जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल ट्रांजिम में। हाँ सर, ये तो सर हमने अभी तक जितनी बात की है सारे 8 मॉलिक्यूल्स की बात की ना, 8 मॉलिक्यूल्स की बात कर देना। लेकिन एक्चुअली में बना कितना मॉलिक्यूल्स है सर, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 एसिटाइल ट्रांजिम में से 2 सिट्रिक एसिड बनता है, 2 आइसोसिट्रेट बनता है, 2 अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनता है, 2 सस्टेनाइल ट्रांजिम में बनता है, 2 सस्टेनिक एसिड बनता है, 2 फ्यूमेरिक एसिड बनता है, 2 मैलिक एसिड बनता है, 2 ऑक्जेलिक एसिड बनता है।
अच्छा सर, आज समझ में आ गया। मतलब अगर मैं बात कर दिया है तो अगर आप बोल दिया जाए टोटल, तो यहाँ पे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे टोटल 6 यानी DS2 देखने को मिलता है। अगर बात देखो, जब एक साइकिल चली, मतलब अगर सर ये जब एक साइकिल चली, एक साइकिल में ये बना, एक साइकिल चली तो हमारा 3 यानी DS2 देखने को मिला, 1 या फिर DS2 देखने को मिला, 2 जहाँ CO2 निकला और 1 ATP हमें मिला, ठीक है। लेकिन सर हमारा ग्लूकोज अगर मैं बोलूँ तो एक ग्लूकोज टूटने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनता है, 2 एसिटाइल टू एंजाइम बनता है और 2 एसिटाइल टू एंजाइम में इंटर करता है क्रेब साइकिल में। सर अगर 2 की बात कर रहे हो तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 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 मतलब 6 यानी DS2 हमें देखने को मिलते हैं, 6 यानी DS2 देखने को मिलते हैं, 2 या फिर DS2 देखने को मिलते हैं, 4 CO2 निकलता है और 2 ATP हमें देखने को मिलता है। देखो, जब एसिटाइल टू एंजाइम में, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, एसिटाइल टू एंजाइम में जब क्या नाम है पानी दिए तो एंजाइम दिए, सिट्रेट सिंथेस एंजाइम दिया तो सिट्रेट एसिड बना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद सिस एथोनेट बना, ठीक है, फिर आइसोसेट्रेट बना। यहाँ पे आइसोसेट्रेट बना तो यहाँ पे CO2 निकला, देखो CO2 निकला और यहाँ पे NAD प्लस, और दूसरा काम क्या हुआ, CO2 निकला और NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। यहाँ पे क्या बन गया, आइसो अल्फा CO2 ग्लूटारेट। यहाँ पे 6 कार्बन था और यहाँ पे 5 कार्बन, मतलब CO2 निकला हो रहा। और जब भी अभी CO2 निकला हो रहा तो अभी हम बताऊंगा पूरा नाम, ठीक है। अब देखो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के सक्सिनाइल तो एंजाइम ये बना तो यहाँ पे CO2 और निकला, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन था और यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक जो थे वो 5 कार्बन के थे, तो यहाँ पे CO2 निकला और NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH2, मतलब पहला NADH2 यहाँ पे बना, दूसरा NADH2 यहाँ पे बना, दूसरा NADH2 यहाँ बना। अब देखो, सक्सिनाइल तो एंजाइम से सक्सिनेट एसिड या सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पे GDP कन्वर्ट हो जाएगा GTP, ये मैंने गलती चल दिया है, GTP कन्वर्ट हो जाएगा GDP में, GDP कन्वर्ट हो जाएगा ADP, ADP से ATP मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पे सक्सिनेट से फ्यूमिनेट या फिर DS2 देखने को मिला और फ्यूमिनेट से मेलेट में 8 पानी यूज हुआ होगा और मेलेट से ऑस्ट्रेलोजर 8 NADH2। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर तुमसे पूरा चीज बताऊं, एक मिनट रुको, अच्छा ये तो दोबारा है, हाँ। यहाँ पे जब हमने देखा सर, सबसे पहले बात कर दिया है तीसरे चौथे 8वें 6वें स्टेप में, मतलब तीसरे स्टेप में NADH2 मिला, चौथे स्टेप पे NADH2 मिला, 8वें स्टेप पे NADH2 मिला और 6वें स्टेप में FADH2 मिला, ठीक है। मतलब 4 जना टोटल ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसमें से तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, 8वें स्टेप पे NADH2 बनता हुआ नजर आया है और 6वें स्टेप में FADH2 देखने को मिला है। अरे देख ना भाई, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, क्या नाम है, तीसरे स्टेप पे ये चौथा स्टेप हो गया और ये 8वां स्टेप हो गया, मतलब तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे और 8वें स्टेप पे NADH2 बनता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6वें स्टेप पे FADH2 बनता हुआ नजर आया है, 6वें स्टेप पे FADH2 बनता हुआ नजर आया है। बात समझ में आई? बात समझ में, 6वें स्टेप पे FADH2 बनता हुआ नजर आया है। अब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिलीज होना, तो ये तीसरे और चौथे स्टेप में हुआ है, जो कि हमें देखने को मिल चुका था। ये देख लो, यहाँ पे CO2 यहाँ पे तीसरे स्टेप पे और एक चौथे स्टेप पे CO2 रिलीज हुआ है, ठीक है। तो 2 जगह ये CO2 रिलीज हुआ। फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टेप नंबर 5, जो कि सक्सिनिल ट्रोएंजाइम से सक्सिनेट एसिड बना था, वहां पे GTP कन्वर्ट हो गया, GTP कन्वर्ट हुआ था GTP में, GTP कन्वर्ट हुआ हो रहा ADP में, ADP से ATP, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ है, ठीक है। जब एक क्रेब साइकिल चली, मतलब एक क्रेब साइकिल चली तो हमें 3 NADH2, 8 FADH2, 8 ATP और 2 CO2 निकलते हुए हमें देखने को मिला। लेकिन सर वही फिर से वाली बात तो आ गई सर, हम बात कर दिया है, हम बातें देखो,
एक बात और बता दूं सर, 8 NaDH2 जब आगे जाते जब हम बेंच में ये 3 NaDH2 लगाएंगे, तो सर 8 NaDH2 जब टूटता है, मतलब 8 NaDH2 टूटता है तो हमें 3 ATP मिलता है। मतलब 8 NaDH2 का पैसा जो मिलता है वो 3 ATP, मतलब 8 NaDH2 जब टूटेगा तो 3 ATP मिलेगा, मतलब 8 NaDH2 टूटेगा तो 3 रुपया मिलेगा। और उसी तरीके से 8 FADH2 जब टूटता है तो हमें 2 रुपए मिलता है, मतलब 2 ATP देखने को मिलता है। अब मुझे एक बार बताओ, मैं फिर से सब कुछ मिटा दूं, जब मैं बैंक में ले जाऊंगा आगे चलते तो 3 NaDH2 हमें 6 रुपया मिलेगा सर, 9 रुपया मिलेगा, मतलब 9 ATP देखने को मिलेगा। मतलब 8 NaDH2 जब टूटेगा तो 3 ATP बनाता है, लेकिन बात कर दिया 3 NaDH2 टूट रहे हैं तो 3 इंटू 8 ATP में 8 NaDH2 टूटता है, 3 ATP बनाता है। तो उस तरीके से 3 NaDH2 टूटेंगे तो 3 इंटू 3 ATP, मतलब टोटल 9 रुपया हमें देखने को मिलता है। उसी तरह जब 8 FADH2 टूटता है तो हमें 2 ATP देखने को मिलता है, मतलब 8 FADH2 टूटता है तो 2 रुपया मिलता है, तो हमें 8 FADH2 टूटेगा तो 2 रुपया मिलेगा। और 8 ATP तो जो चीज हमें डायरेक्ट मिला, हमारे जेबों में आया है, तो 8 ATP टोटल जब एक ट्रिप साइकिल चला तो हमें 12 ATP मिला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आगे टूटा, मतलब अगर 12 ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनाया कि नहीं? हाँ सर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनाया है। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम में बनाया है कि नहीं? हाँ सर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल। तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पूरे ट्रिप साइकिल में घूमेगा। तो जब हम 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात कर दिया है तो 2 बार ट्रिप साइकिल चलेगा, और ये जब 8 ट्रिप साइकिल चला तो हमें ये सारी चीजें मिली है। लेकिन तभी भी जब 8 ग्लूकोज की बात कर दिया है, 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो 2 ट्रिप साइकिल चलेगा। तो अब मुझे बताओ, ग्लाइकोलिसिस में बात चल रही है तो हमें 2 ATP देखने को मिला। नेट गेन हमें 2 ATP देखने को मिला, क्योंकि भैया बोल दे क्या नाम है, सातवें स्टेप पे और 10वें स्टेप पे हमें 4 ATP मिला। 2 ATP 7वें स्टेप पे और 10वें स्टेप पे 2 ATP, टोटल 4 ATP। लेकिन पहले और तीसरे स्टेप पे यूज हो गया तो 4 माइनस 2, तो हमें नेट गेन ATP ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP। लिंक रिएक्शन में हमें तो ATP नहीं देखने को मिला है, ठीक है, हमें तो ATP देखने को नहीं मिला था, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिप साइकिल की बात कर दिया, तो यहाँ पे ट्रिप साइकिल में हमें डायरेक्ट ATP जब 2 बार चला, मतलब मेरे कहने का मतलब 8 साइकिल चली, मेरे कहने का मतलब जब यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम देखो जब 8 साइकिल चली तो यहाँ पे 8 ATP देखने को मिला। जब मैं तुम्हें और ऊपर कर दूं अब तुम्हें दिख रहा होगा, देखो अब तुम देखो, मैंने बोला कि जब भैया 8 मॉलिक्यूल्स जब चला, 8 मॉलिक्यूल्स चला तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिट्रिक एसिड बना, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोसिट्रेट बना। लेकिन तुम देखो जब 8 मॉलिक्यूल्स चला तो यहाँ पे 8 ATP बना कि नहीं? हाँ सर। लेकिन हम बात करिए जब ग्लूकोज टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ चलता है। अरे भाइयों, जब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज टूटा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम में, तो 2 एसिटाइल तो एंजाइम में ट्रिप साइकिल में इंटर करते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम में इंटर करेंगे तो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स जब टूटता है GTP में तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ GDP बनाएगा, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 8 मॉलिक्यूल तो मिलाते तुम ये समझो, ये सीधा सा फंडा कि सर सब 2 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें यहाँ पे देखने तो मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमें क्या नाम है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रिप साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देखने को मिला वाया GTP होते हुए, मतलब GTP कन्वर्ट हुआ GDP में, GDP कन्वर्ट हुआ ATP में, ATP कन्वर्ट हुआ ATP में। टोटल हमें 2 ATP देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद NaDH2 ग्लाइकोलिसिस में हमें दो मिलता है 6वें स्टेप में। लिंक रिएक्शन में हमें कुल मिलाते NaDH2 की बात करिए तो 2 NaDH2 यहाँ पे भी मिलते हैं। अरे कहाँ मिलते हैं साहब, मुझे नहीं याद है। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो 2 NAD प्लस कन्वर्ट हुआ 2 NaDH2 में। तो हमें 2 NaDH2 हमें लिंक रिएक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। और 6 हमें जहाँ देखने को मिलता है ट्रिप साइकिल। वही बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि भैया तुम देखो
यहाँ पे जब एक साइकिल चली तो 3 NaDH2 मिला, लेकिन जब 2 बार चली मतलब एक ब्लूटूथ के लिए 2 बार ये साइकिल चलेगी तो 3 दूना 6 NaDH2 हमें देखने तो मिलता है। ये बातें समझ में आ रही? कहाँ रवा? हाँ आ जाओ। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 देखने को मिलता। क्या तो ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 देखने को मिला? नहीं। क्या तो ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 बना? नहीं। क्या तो लिंक रिएक्शन में बना? नहीं। क्या तो क्रेब्स साइकिल में बना? सर जब क्या नाम क्रेब्स साइकिल की बात है तो जब एक ग्लूकोज बना तो 2 क्रेब्स साइकिल चला तो 2 जना FADH2 देखने को मिला। 2 बार FADH2 बनते हुए दिखा ना, देखो यहाँ पे कहाँ जा, ये देखो, ये देखो 2 FADH कन्वर्ट हो गया 2 FADH2 में, ठीक है 2 बार। अब देखो CO2 क्या ग्लाइकोलाइसिस में निकला? नहीं। लिंक रिएक्शन में सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकले थे और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में सर 4, सर 2 निकले थे, एक तीसरे स्टेप में एक चौथे स्टेप में, लेकिन सर 2 बार अगर निकले थे। 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर दी जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर दी जाए मतलब जब 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा टोटल लिंक रिएक्शन में कितने बार CO2 निकला था? सर 2 बार निकला था, लेकिन कितने बार क्रेब्स साइकिल चली है? टोटल 2 बार, तो 4। एक मॉलिक्यूल के लिए 4 बार CO2 निकली है। और देख लेते हैं दोबारा यार, चलो तो यही तो मैंने बोला, एक क्रेब्स साइकिल चली तो 2 CO2 जब एक क्रेब्स साइकिल चली तो 2 CO2 निकले, बात सही है हाँ, लेकिन एक ब्लूटूथ के लिए 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 × 2 4 हो गए, ठीक है 4 बार। अब टोटल देख रहे हैं ATP क्या बनेगा, जो डायरेक्ट अपने हाथों में आया 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से और 2 ATP क्रेब्स साइकिल, टोटल जो हाथों में आया चैस वो 4 ATP और 2 NaDH2 2 NaDH2 6 4 10 NaDH2 हमें आगे जाते मतलब 10 चैटबुट मिला है, CB का मतलब चैटबुट, ठीक है। और एक जब NaDH2 टूटता है, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, 10 NaDH2 है, ठीक है 10 NaDH2, जब ये मैं 10 NaDH2 बैंक में ले जाऊंगा, बैंक में ले जाऊंगा तो बैंक वाला इतना जानता है जब एक NaDH2 टूटता है तो 3 ATP बनती है, लेकिन ये लोगों ने 10 NaDH2 ले आया है तो 10 × 3 8 NaDH2 में 3 ATP 10 NaDH2 ले आया है तो कुल मिलाते 30 ATP हमें देखने को मिलेगा, मतलब आगे चलते ETS में हमें 30 ATP मिलेगा, जो कि अभी अपने हाथों में नहीं है, ये चेक में है, चेक में है, ठीक है। अब आगे चलो, उसी तरीके से 2 FADH2 मतलब कुल मिलाते 1 FADH2 में 2 ATP मिलता है, टोटल हमें 2 FADH2 देखने को मिला तो हमें 4 ATP मिलेगा, मतलब 30 7 34 ATP हमें देखने को मिलेगा, ठीक है आफ्टर ETS हमें मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ETS में। ETS की बात चल रही है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे ETS में हम बात है तो हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जाहिर सी बात है डबल मेम्ब्रेनस होता है। आउटर मेम्ब्रेनस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इन फोल्डिंग हमें नजर आती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टा, क्या बोलते हैं क्रिस्टा, क्या बोलते हैं मेरे भाई क्रिस्टा। बाहर वाली जो सरफेस होती है ये मोर परमेबल होता है एज कंपेयर टू अंदर वाली, क्योंकि बाहर वाले पे कौन पाए जाते हैं पोरिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि ये बाहर वाले सरफेस को मोर परमेबिलिटी देता है। क्या देता है? मोर परमेबिलिटी देता है। क्या देता है मेरे भाई? मोर परमेबिलिटी देता है, ठीक है। ये बातें समझ में आई कि नहीं?
ठीक है। अब देखो ये हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाता है इनर मेम्ब्रेन। देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन में तो इनफोल्डिंग देखने को मिलता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हालांकि तुम लोग दिस सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते आए होते, ठीक है। अब बात चल रही है तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ होमोजीनियस सब्सटेंस भरे मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये वाला रीजन क्या होता है? मैट्रिक्स। देख रहा है कि नहीं? ये वाला रीजन जो होता है मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा रीजन होता है? ये मैट्रिक्स रीजन होता है, ठीक है। ये वाला ये होता है मैट्रिक्स वाला रीजन, ठीक है। अब इससे बात चल रही है, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन, इसे हम बोलते हैं पेरी, या तुम बोल सकते हो पेरीप्लास्टिजियल रीजन। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कहाँ जा ETS, कहाँ जा भाई? ETS यहाँ पे है, ठीक है। देखो इसे हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। मतलब कुल मिला के मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पे सारी चीजें, कहाँ जा, हाँ यहाँ पे देखो, ये हो जाता है मैट्रिक्स। अरे बंद क्यों हो जा रहा है? हाँ, ये हो जाता है हमारा मैट्रिक्स। यहाँ पे NAD+H2 आएगा और टूटेगा, जिसमें बदल जाएगा NAD+, और यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस प्रोटॉन दे देगा, ठीक है। कहाँ पे? मैट्रिक्स में। उसी तरीके से या फिर DH2 आएगा, या फिर DH2 आएगा, और या फिर DH2 टूटेगा या फिर D+ में, ठीक है। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना प्रोटॉन दे देगा। कहाँ पे? मैट्रिक्स में। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो रेड वाली मेम्ब्रेन है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, अगर मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या बोल देते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहीं पे ETS चलेगा, यहीं पे ETS चलेगा, यहीं पे ETS चलेगा। क्या चलेगा? ETS। और ये क्या होता है? ये बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, इनर मेम्ब्रेनर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, या हम बोल सकते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। क्योंकि ये पेरीफेरी पे है इसलिए हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या मेम्ब्रेन, ठीक है। देख लेना हर एक चीज। ये हो जाता है मैट्रिक्स, ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ये जो मोटी सी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो इनफोल्डिंग है इसे हम बोलते हैं चिरिस्टा, ठीक है, चिरिस्टा। ये क्या करती हैं? ये क्या नाम है? ये सरफेस एरिया तो बढ़ा देती है, जिससे वजह से रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत तेजी से हो जाता है। यहाँ पे 70 ईयर्स क्या नाम है? यहाँ पे 70 ईयर्स क्या नाम है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है 70 ईयर्स राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे 80 ईयर्स पाया जाता है, 80 ईयर्स राइबोसोमल पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और 70 ईयर बाइनरी फ्यूजन चलता है। ये तुम्हें पूरी माइटोकॉन्ड्रिया तो रिवीजन करवा दिया, ठीक है। ऐसा ना रहे कि तुम्हें ETS आ जाए लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं समझ में है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर हम ETS पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आ रहा है सर, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन। अगर बात करिए तो ये मैट्रिक्स
कहाँ पे है मैट्रिक्स, तुम देख लो ये मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है। पहली बात 3 चीज अपने दिमाग में बैठा हो कि ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में क्या हुआ, मैट्रिक्स में सर NAD प्लस, क्या NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस अपना इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लेगा, फालतू मन फंसा ले लेगा। ये मैं ऐसे याद किया हूँ, फालतू एक मिनट रुको, फालतू मन फंसा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और यूवी टेनॉन को यूवी टेनॉल में बदल देते हैं, यूवी टेनॉल में बदल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यूवी टेनॉल में बदल जाता है, तो ये देखो एक बात और मैं बता दूं, अगर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूं